सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है कि यू आर इन द लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनडीए 2020। लेकिन ये एनडीए कुछ इस बार खास रहने वाला है बिकॉज इस बार कोविड 19 की वजह से 2020 का एनडीए 1 और एनडीए 2 इकट्ठा होने जा रहा है। सो कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ चीजें बुरी भी हैं। अच्छी चीजें ये हैं कि डेफिनेटली कंपटीशन कुछ इस बार कम होगा। कैसे? यस, देखिए कुछ लोग जो है आ, कुछ लोग जो हैं वो लोग 2020 के एनडीए 1 में रजिस्टर्ड थे। अब वो 2020 के एनडीए 2 को फिलअप नहीं करेंगे तो उसका फायदा है बिकॉज जो लोगों ने पहले 2020 के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था वो लोग अगर 2020 सेकेंड एनडीए के लिए जाएंगे तो उनको 6 महीने वेट करना पड़ेगा अपने एकेडमिक उसके लिए, और ऑफ कोर्स सीनियरिटी में फर्क पड़ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ी सिंपल सी बात है। जो लोग एनडीए 1 में रजिस्टर्ड हैं दे विल बी गिविंग एग्जाम अंडर द बैनर ऑफ एनडीए 1 ओनली 2020। हाँ, एग्जाम दोनों का 6 सितंबर को होने जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस एनडीए 1 वालों को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग द एकेडमी, वेरेज एनडीए 2 वाले उनके बाद ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये तो एक बात पक्का है, यानी रिजल्ट पहले एनडीए 1 वालों का निकलेगा फिर एनडीए 2 वालों का निकलेगा। एंड इसी तरह से एसएसबी भी इसी तरह से ही रहेगा, एनडीए 1 वालों की एसएसबी पहले रहेगा और एनडीए 2 वालों का एसएसबी बाद में रहेगा। ये बात इसी तरह से चलेगी और एकेडमिक में ट्रेनिंग सेशंस भी ऐसे ही रहेंगे। तो कुछ चीजें अच्छी हैं कि इस बार जो एनडीए 2 के लिए जो लोग इस समय प्रिपेयर हो रहे हैं या कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो उनका कंपटीशन एनडीए 1 वालों के साथ नहीं होगा बिकॉज वो फिलअप नहीं करेंगे, और जो लोग एनडीए 1 के लिए रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है बिकॉज वो एनडीए 2 में जिन लोगों ने फिलअप किया वो एनडीए 1 के लिए नहीं फिलअप करेंगे। तो पेपर तो इस तरह से रहने वाला है। नाउ बात करते हैं कि आपको पेपर के लिए तैयारी किस तरह से करनी है। वो तो आपने बहुत ज्यादा अभी तक कर ली है, बहुत सारी चीजें आपने कर ली है। ये एक हफ्ता जो लास्ट का है वो रिवीजन के लिए ही है। इसमें आपको मेजर जो ध्यान देना है वो रिवीजन के ऊपर ही देना है। जो भी चीजें आपने पढ़ ली हैं डेफिनेटली उन चीजों के ऊपर आपको मेन काम करना है। आज मंडे है, मंडे से लेके फ्राइडे तक अपना 120 घंटे रहते हैं और उस 120 घंटे में आपने अपने को इस तरह से चैनलाइज करना है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। सैटरडे यू हैव टू कीप योरसेल्फ फ्री, रिलैक्स, एंजॉय, एंड संडे को आपने एग्जाम देना है विद विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हैवी थिंग इन योर माइंड। तो आपने इस चीज का बेटा ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ना लास्ट मिनट तक पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते रहते हैं, दैट इज डिजास्टर। मतलब आपको आपके माइंड के लिए कुछ रिलैक्सेशन टाइम चाहिए। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, जिन लोगों को एक मतलब लंबी दौड़ दौड़नी है, फॉर एग्जांपल एक मैराथनर है, उसको 42 किलोमीटर की फुल मैराथन दौड़नी है। तो जब 42 किलोमीटर की फुल मैराथन दौड़नी है तो वो एक दिन पहले तक नहीं दौड़ेगा, वो 2-3 दिन का गैप छोड़ देगा बीच में ताकि उसके मसल्स रिकवर हो। चाहे जो वो प्रैक्टिस कर रहा है उस प्रैक्टिस को वो अपने मसल्स को रिकवर करेगा, अपने डाइट के ऊपर वर्क करेगा, अपनी हाइड्रेशन के ऊपर काम करेगा, एंड ताकि 42 जिस दिन उसको जाना है तो वो प्रॉपर अपने पूरे बेस्ट पॉसिबल वो दे पाए। सेम इज द केस विद यू पीपल। आप लोग जो बात करेंगे वो फ्राइडे तक आप अच्छे से पढ़ें, देखें, एंड सैटरडे को रिलैक्स रहें, इंजॉय करें, अपने माइंड को कूल एंड काम रखें और सैटरडे संडे को जाके अपना बेस्ट पॉसिबल शॉट दें। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको जब पेपर के लिए जाना है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपके दो ही पेपर हैं, एक पेपर है गैट का और एक पेपर है मैथ्स का। गैट के पेपर में तो खैर चीजें ऐसी ही होती हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप आगे वाले पे चले जाएंगे। ठीक है, बिकॉज गैट का 150 क्वेश्चंस का पेपर जो है वो आपका मोर और लेस आपकी रीडिंग और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जितना लर्नड है उतना आप उसको लेके चलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई करना अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम करें तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, पढ़ना तो पड़ता ही है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि जितना हम लोग उसको हवा बना के रखते हैं।
हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और उसी ध्यान को अगर हम लोग काम कूलनेस के साथ करें, अपने स्ट्रेटेजी को प्रॉपर रखें, तो देन पेपर को क्लियर करना विल बी वेरी वेरी इजी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई एश्योर यू फॉर दैट। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के पेपर की। मैथ्स के पेपर को आपने सॉल्व किस तरह से करना है? देखें, मैथ्स में हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं इनटू 2.5, और टोटल मार्क्स इसके आते हैं 300, राइट? एंड अगेन नेगेटिव मार्किंग है 1/3, राइट? अब देखें, जब नेगेटिव मार्किंग हमारे पास 1/3 है, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है, मतलब गलत क्वेश्चन करने ही नहीं है। आपका पहला जो वो रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए एक्यूरेसी। यस, एक्यूरेसी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, राइट? एक्यूरेसी का मतलब यह है कि अगर आपके पास, मैं आपको ना समझाऊंगा कि एक्चुअल कितना मार्जिन आपके लिए रिक्वायर्ड है वहां पे। एक्यूरेसी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, वहां पे जो मैटर करेगा वो आपकी क्वालिटी मैटर करेगी, मतलब आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, क्वालिटी देयर मैटर्स, बट क्वांटिटी डज नॉट मैटर, मतलब आपने कितने क्वेश्चन किए हैं वो मैटर नहीं करेगा। तो आपके लिए मैटर क्या करेगा कि आपने 120 में से अगर 60 क्वेश्चन भी ठीक किए हैं, तो यू आर हैविंग वेरी फेयर चांसेस ऑफ यस क्लियरिंग द पेपर। लेकिन अगर आपने सपोज 120 क्वेश्चन किए और आपके 70 क्वेश्चन ही ठीक हैं, 50 क्वेश्चन उसमें से गलत हो गए, तो समझिए कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, तब बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अब एक बच्चा जिसने सिर्फ 60 क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं और बाकी कुछ भी नहीं किया, तो आप सोचें उसके मार्क्स कितने आएंगे? 60 इंटू 2.5 इज 150। लेकिन एक बच्चा जिसने, इसके कितने मार्क्स आएंगे? अगर सपोज एक बच्चा 60 मार्क्स का पेपर ही करता है, 60 क्वेश्चन ही करता है, तो उसके मार्क्स बनेंगे मैथ्स में 150। ठीक है, लेकिन एक बच्चा जो 70 मार्क्स का पेपर करता है, 70 क्वेश्चंस करता है, 70 इंटू 2.5 120 करता है, लेकिन 70 ठीक है, इसमें तो इसको आपको कह लीजिए 175 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन इसने 50 क्वेश्चन गलत कर दिए। 50 इंटू आप क्या ले लीजिए, 0.83 ले लीजिए, ऑलमोस्ट 40 नंबर इसके कम हो जाएंगे। और जब इसके 140 नंबर कम हो जाएंगे, तो ये 135 नंबर पे आ जाएगा। देखिए, 15 नंबर का यहाँ पे ही हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये 15 नंबर का डिफरेंस जो है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अगर हम इसकी बात करें तो, ये बात आप समझिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट आप इस बंदे से 10% पीछे हो गए, बिकॉज इसने क्वेश्चन अभी कम किए थे, इसने स्मार्ट वर्क किया, इसने बड़े कूल एंड कामनेस से जितने क्वेश्चन इसको आते थे उसने किए, और ये बंदा पैनिक हो गया। ये बंदा कहता है कि नहीं यार, मुझे तो पूरे क्वेश्चन करने हैं, मुझे तो नहीं यार, मैं फेल हो जाऊंगा। ये पैनिक हो गया, तो इसने अपना सारा काम खराब कर दिया। ठीक है, तो आपने उस चीज के ऊपर ध्यान देना है, आपने इस तरह से देखना है कि आपको कितनी चीजें आती हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज नंबर 1 थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जाम। ठीक है, नंबर 2, यस, आपकी स्पीड, स्पीड किस तरह से है। नो स्पीड, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने, देखिए मैं एक आपको बड़े सिंपल सी बात बता दूं, 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करना, मतलब 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना इज नॉट अ इजी थिंग। नोबडी कैन डू दैट, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 120 के 120 क्वेश्चन कोई नहीं करता या कोई नहीं कर सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइम भी लेते हैं। इसलिए आपने डरना नहीं है कि 120 के 120 क्वेश्चन ही आपने करने हैं। आपने सिर्फ देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर को कैसे करना है, मतलब पेपर के ऊपर आपने कैसे अटैक करना है। यू आर माय वॉरियर्स, तो आप अटैक कैसे करेंगे पेपर के ऊपर? आपने सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट अप विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है, सबसे पहला स्टेप है आपका स्कैन करें पेपर को, चेक करें कि यार ये जो पेपर हमें मिला है इसके सारे पेजेस इंटैक्ट हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज बीच में से निकला हुआ है और आपको बाद में वो प्रॉब्लम दे। नो, नॉट एट ऑल।
you just have to see, give yourself first 2 to 3 minutes on scanning the paper. ठीक है, सबसे पहले देखें नंबर 1, पेपर स्कैन करने में कोई शीट वीट निकली तो नहीं है, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आपने क्या करना है, जस्ट गो थ्रू द ओवरऑल, मतलब रीडिंग करिए पेपर की और एक आइडिया बना लीजिए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एक पेंसिल लीजिए और उसको क्लिक क्लिक करते जाइए. हो सकता है कि पहले स्कैन में, प्रीलिमिनरी स्कैन में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेट्स से आपको सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन ही आए उस समय. नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, डरना नहीं है, काम नहीं करना, पैनिक नहीं होना, बी वेरी कूल, बी वेरी कॉम, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल. तो आपने वो 30-35 क्वेश्चन को आपने टिक किया एंड देन स्टार्ट योर पेपर. आफ्टर दैट स्टार्ट योर पेपर. ठीक है, किसी क्वेश्चन के ऊपर रुकना नहीं है. जैसे सपोज आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, लेट्स से थर्ड क्वेश्चन अभी आपको नहीं आता, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन उस समय आपको क्लिक नहीं हो रहा, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. उसको निशान लगाइए, सर्कल कीजिए और सोचिए कि इसको मैं बाद में आके करूंगा. फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए, थर्ड नहीं आया, लेट्स से फोर्थ भी नहीं आया, फिफ्थ करिए. राइट, जब आपने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिया, देन उसके बाद आपके पास जो आपकी आंसर की है, आंसर शीट मिलती है जिसके ऊपर आपको एनसर्कल करना होता है. सो 5-5 का एक स्लॉट बनाइए और उसको एनसर्कल कीजिए. जैसे पहले का आंसर लेट्स से ए है, दूसरे का आंसर बी है, तीसरा चौथा आपने किया नहीं है और पांचवें का आंसर भी लेट्स से बी है, तो आपने ये स्लॉट बना लिया. ठीक है, इसका 2 फायदे हैं. एक, नंबर 1, जब आप इसको सॉल्व करते करते आप साथ साथ इसको वो करेंगे, ब्लैकन करेंगे ओवल को, तो आपको एंड में पैनिक नहीं होना पड़ेगा. बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेपर करते रहते हैं और लास्ट में जब 5 या 10 मिनट में टीचर बोलता है या हॉल एग्जामिनर बोलता है कि ओके नो 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो एट दैट टाइम पीपल गेट्स पैनिक. तो कई बार ऊपर का जो ओवल है वो नीचे वाले क्वेश्चन पे हो गया, तो पूरी सीरीज गलत होगी, तो उसके बाद पेपर का सत्यानाश हो गया. तो आपने वैसे नहीं करना. 5 क्वेश्चन का मेक इट ए थंब रूल. 5 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही आप क्या करेंगे, वैसे ही आप 5 क्वेश्चंस का लिए ओवल को वो करेंगे. देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ऐसे करते 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 एक तो जितने जितने क्वेश्चन आपने करते गए वो क्वेश्चन आपको पता चलते जाएंगे. और आपके पास ना जब क्या होगा, जब आप पेपर एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे, लेट्स से आपने पहले 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 120 क्वेश्चन में से पहले 35 क्वेश्चन कर लिए जो आपको पहले आते थे. अब वो, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि वो पहले 35 ही होंगे, वो स्कैटर्ड होंगे. तो 120 तक आप पहुंचे और आपने देखा कि आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और बड़े अच्छे से सॉल्व कर लिए. नाउ अब आपको क्वेश्चन कैसे देखने हैं, आपको क्वेश्चन देखने हैं जो आपके आंसर शीट जो उस पे आपने फुल है उस पे देखिए कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो फिल नहीं हुए हुए. स्विच ओवर टू दैट, देन मेक अ स्कैन अगेन. 1-2-3 मिनट का फिर से स्कैन लीजिए. देखिए अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे. बेसिकली क्या होता है, आफ्टर 1 राउंड ना हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन हमें लगता है ना कि नहीं पहले समझ नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं. तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन वेरी इजीली देन. ठीक है, तो आप देखेंगे आप नेक्स्ट 25-30 क्वेश्चन दोबारा से उसको कर सकते हैं. ठीक है, जब आपने 65 to 70 क्वेश्चन एक्यूरेट कर लिए इन नेक्स्ट 2 आवर्स में, यानी आपने अपने को टाइम कोशिश करने की 2 घंटे में आपने पेपर सॉल्व करना है. जो लास्ट हाफ एन आवर है उसके ऊपर आपको बड़ा चूजी रहना है. चूजी कैसे रहना है, 2 चीजें. नंबर 1, एक तो आपने उसमें देखना है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अभी छूट गए हैं और मैं उनमें से कौन से क्वेश्चन कर सकता हूं, और कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चंस करने हैं जिनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. रीजन उसका क्या है, बिकॉज चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, मार्क्स उसके बराबर के हैं. तो वो क्वेश्चंस करने हैं जो लेस टाइम ले आपका. ठीक है, देखिए उनमें से कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. प्लस आपने ये देखना है कि मैंने जो ओवल क्वेश्चन के जो लिए हैं वो रैंडमली देखना है कि क्या वो मैंने सही तरीके से फिलअप किए हैं कि नहीं फिलअप किए हैं. अगर आपको लगता है कि आपने फिलअप किए हैं देन प्रोसीड अहेड. राइट, देन इसके बाद आप जब यहां पर गए तो आपने देखना है कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए. अब कितने क्वेश्चंस किए, 60 to 70 क्वेश्चन अगर आपने एक्यूरेट कर लिए तो ट्रस्ट मी यू आर हैविंग वेरी वेरी फेयर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द पेपर. ठीक है, अब बात करता हूं जी गैट के लिए. गैट में आपका पहले 50 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के रहते हैं और उसके बाद बाकी के 100 क्वेश्चन आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड हैं. ठीक है,
अब देखें इसका जो पेपर का लेवल है, डेफिनेटली ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो पेपर का लेवल तो अच्छा ही होता है, बट फिर भी अगर आप इसको स्मार्टली काम करें तो आप बड़े आराम से इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आपने टारगेट रखना है कि मिनिमम, देखिए हर एक एग्जाम में एक मिनिमम ना वो रहता है। तो एनडीए में प्रॉब्लम क्या है, एनडीए में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पैनिक ज्यादा होते हैं और काम कम करते हैं, या बहुत सारे लोग उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एग्जाम देते हैं। तो जो इसका मेरिट रहता है वो रफली देखा गया है पिछले सालों में कि इसका जो मेरिट है वो 35 to 40% पे रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 150 में से 40% क्वेश्चन भी ठीक करें, यानी 60 क्वेश्चन भी ठीक करें, विच कैन बी वेरी इजी। 50 क्वेश्चन में से इंग्लिश के आप ज्यादा नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन तो ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इजी लेवल की होती है। और उसके बाद जो बाकी के 100 क्वेश्चन है, क्या बाकी के 100 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते? बड़े आराम से, है ना? या 30 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बाकी के 100 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हैं, तो अगर आप 60 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे अच्छे से क्रैक, जीएस का बात कर रहा हूँ, गैट की बात कर रहा हूँ, गैट बहुत वास्ट है लेकिन फिर भी लोग उसको पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो कॉन्फिडेंट यहाँ होना चाहिए इन योर स्टेट ऑफ माइंड कि यस आई विल बी लुकिंग एट द थिंग्स। तो वो स्ट्रेटेजीज हैं आपकी जिसको आप देखेंगे। तो आपने उन 60 क्वेश्चन को अगर आप कर लें तो यू विल बी हैविंग वेरी वेरी फेयर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द पेपर। नाउ बात करता हूं कि टोटल जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का रहता है। आपका टोटल पेपर जो है वो 900 मार्क्स का रहता है, राइट? तो पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न का मेरिट आया वो क्या आया, आप वो देखें। हमारे पास पिछले कुछ सालों में जो मेरिट आया वो ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो वो कट ऑफ जो हैं वो बड़े बड़े इजी हैं। जैसे आपके पास इफ यू सी, देखें इसमें अब आपके पास 3 कैटेगरीज रहती हैं आपके पास एनडीए के एग्जाम में। ऑफ कोर्स जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में जो सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है, हाईएस्ट मेरिट एयरफोर्स का जाता है। जिन लोगों ने भी एयरफोर्स एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस फिलअप की है, इसका मतलब उनको रिटर्न का मेरिट जो है वो काफी हद तक उनको लेके जाना है, उनको उसको ऊपर रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 342 का मेरिट था लास्ट ईयर का आउट ऑफ 900। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने टारगेट ये रखना है, मतलब 342 का मेरिट था आउट ऑफ 900 विद 25% एटलीस्ट इन ईच सब्जेक्ट। कम से कम 25% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट इन ईच सब्जेक्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये मेरिट, क्योंकि आप पैनिक नहीं होइए, मतलब आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि यार मैं इतने मार्क्स तो ले ही सकता हूँ विद 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट में अगर आपके पास इतने आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि डेट यू और ऑलवेज एट द राइट साइड। ठीक है, अब तो हमारे पास इफ यू सी मेरिट जो है मतलब अलग अलग ईयर्स में 2010 के एनडीए 1, मतलब अगर आप इसकी बात करें ईयर एनडीए 1, एनडीए 2, इसमें आपका मेरिट किस किस तरह से क्या क्या रहा। तो एनडीए 1 में इट वाज 263, एनडीए 2 में इट वाज 193, 2011 में अगर आप देखें तो 290 एंड 253, देन 2012 में 333 एंड 322 रिस्पेक्टिवली, देन 337
and 313। फिर 2014 में it was 348 and 368। ये आपके पास कट ऑफ मेरिट है, ठीक है। 2018 की बात करूं तो 338 एंड 325। अब आप मुझे इतना सी बात बताएं, जिस तैयारी पे अभी आप हैं, क्या आप इतने से मार्क्स नहीं ले सकते? आप बहुत आराम से मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है कि हमें जो भी काम करना है वो स्ट्रेटेजिकली करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है कि आपने इसको टारगेट नहीं रखना है कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में अगर आप इतने मार्क्स ले लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन रिटर्न में कंफर्म्ड है, ठीक है। दैट इज व्हाट द थिंग्स आर। ये मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो आपने अगर आप देखें तो ये हमारे पास मेरिट है पिछले कुछ सालों का। तो आपने नो इन द लास्ट 1 वीक अब आपने करना क्या है? लास्ट 1 वीक में आपने इनके ऊपर टारगेट नहीं करना है, आपने अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ऐसे टारगेट करना है कि जो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो चीजें आपको लगता है कि आपकी वीक है उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ना अगर टाइम बचता है। लेकिन यस, कोशिश करनी है कि 80% सिलेबस आपका तैयार हुआ होना चाहिए बाय द एंड ऑफ फ्राइडे। और अगेन आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि सैटरडे मेक इट ए रिलैक्स डे फॉर यू। जस्ट बी वेरी कूल, बी वेरी काम, सिट विद योर सीनियर्स, सिट विद योर फैमिली, टॉक टू देम, उनसे नॉलेज लीजिए। जिनके घर में दादा दादी जी हैं उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए। जिनके घर में क्या कहते हैं, अभी तो कोविड है तो कोई बाहर जाने वाला नहीं है, तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, उनसे सकारात्मक ऊर्जा लें, और डेफिनेटली आपको ये चीज आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर में क्योंकि मुश्किल घड़ी है तो कम से कम भी 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है एग्जाम को लेके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर्टिकुलर मुश्किल घड़ी में आप हमेशा की तरह जीत कर ही बाहर निकलेंगे, बिकॉज यू ऑल आर माई वॉरियर्स। और जो वॉरियर होता है ना वो घबराता नहीं है, वो लड़ता है और जीत के बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ये जो अगले 120 घंटे हैं एग्जाम तक, आपने इसके हर एक घंटे को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को वेस्ट नहीं होने देना है, फालतू की चीजों में भी काम नहीं करना है। ये 5 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग डेज हो सकते हैं अगर आप अच्छे से इसके ऊपर काम करेंगे तो, ठीक है। तो मेरी बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी आपके साथ गुड विशेष हैं। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, काम करिएगा अच्छे से। तो आपसे मैं चाहूंगा कि कल को जब आपका रिजल्ट निकले तो ईच वन ऑफ यू, हर एक आदमी आप में से विक्टोरियस होके बाहर निकले। आप अपना पेपर बड़े अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। तो आपसे बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दूंगा, और आपसे जय हिंद के साथ आपको शुभकामनाएं दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप मुझे इसके बारे में जरूर और जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आपका रिटन का एग्जाम फिनिश होता है, 2 काम करने हैं। जिन लोगों की एज अलाउ करती है वो नेक्स्ट एनडीए के लिए अभी से प्रिपेयर करेंगे साथ के साथ, क्योंकि हम कहीं पर भी अपने को रोकना नहीं चाहते। प्लस आप एसएसबी के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे, अपने स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स कि आप बात करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशंस के ऊपर। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाइए। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप पे रूम बनाइए, और वहां पे बैठ के आप सभी फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, इंडो साइनो रिलेशन पे बात करें, आप बात करें जो अभी वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं कि नहीं है। आप इन सब चीजों के ऊपर, या कोविड-19 को कैसे हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, या हम लोग कैसे उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, या यू कैन से विमेन का जो रोल है इन इंडियन सोसाइटी वो कैसा रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेक योर डिस्कशन ऑन दैट। लेक्चर्स की प्रैक्टिस करिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देखिए,
तो इन सभी चीजों के ऊपर काम करें और साथ में फिजिकली अपने को थोड़ा सा मेंटेन रखें। रनिंग के लिए जाएं, दिन में सुबह 4 या 5 किलोमीटर रनिंग तो जरूर करें और कोशिश करें कि ये आप इसकी रोज की आदत बनाएं, ताकि आपको ये सब चीजें जो हैं जब आप एक्चुअल एसएसबी में जाएं और उसके बाद ट्रेनिंग में जाएं तो आपको ये चीजों की मुश्किल बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, और मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि ये जो समय है ये एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए कि क्योंकि आपको कहीं और जाना नहीं है और आपको पूरा फोकस अपनी तैयारी के ऊपर ही करना चाहिए। तो आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को बोल दीजिए कि मैं 4-5 दिन आपके साथ अब तो मिलूंगा नहीं बिल्कुल भी। अपने को कट ऑफ कर लीजिए किसी भी टाइप के सोशल मीडिया से, एंड डेफिनेटली ये जो 5 दिन है वो आपकी जिंदगी को चेंज जरूर और जरूर करेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और आप सबसे फिर से एक बार दोबारा से बोलूंगा, जय हिंद।